नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, बीमारियां, समस्याएं अनेक है, लेकिन उनका समाधान एक है। अब आप सोच रहे होंगे, अनेकों समस्याओं और बीमारियों का समाधान एक कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, आध्यात्म में ये बिल्कुल संभव है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं और उच्च चेतना से जुड़ते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि हीलिंग पावर आपके अंदर ही है, और जो हीलिंग पावर है वो और बढ़ने लगती है। तो दर्शकों, ये पीएमसी हिंदी का हमेशा से प्रयास रहा है कि आप तक आपकी हर समस्या का समाधान पहुंचाया जा सके, लेकिन आध्यात्मिक ढंग से, जिससे कि आपको और चीजों से, दवाइयों से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। तो दर्शकों, इसी श्रृंखला में जो हमारी पावर होती है, जो हमारी उच्च चेतना है, उससे हम कैसे जुड़ सकते हैं और बीमारियों का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एमबीबीएस डॉक्टर और एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर एस रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद, नमस्ते। तो सर, आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें Q&A सेशन, जैसे कि हम हर शुक्रवार को करते हैं। तो आज का जो सवाल है वो अर्थराइटिस से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बीना पटेल जी का ये सवाल है। इनकी उम्र है 58 वर्ष, मुंबई से हैं। इनकी समस्या ये है कि इनको नीज में बहुत प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस की वजह से। शुरू में इन्होंने मेडिटेशन भी किया और इन्होंने ब्रेथ मेडिटेशन भी किया, उसकी वर्कशॉप भी ली, लेकिन इनको प्रॉब्लम का समाधान इनको नहीं मिल पाया। और इसके साथ ही अब ये एलोपैथी मेडिसिन्स ले रही हैं, और उसके साथ ही इनको फिंगर में, हाथ की फिंगर्स में और पैर के फिंगर्स में भी सूजन की प्रॉब्लम है। कृपया इसका समाधान करें। लेकिन पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये अर्थराइटिस जो प्रॉब्लम है, आखिर ये होता क्या है, इसके रीजंस क्या होते हैं शुरू होने के? देखिए, अर्थराइटिस जो वर्ड है, ये बोन जॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो अर्थराइटिस जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है, इंटरनली और कभी कभी एक्सटर्नली भी दिखती है। और उसके कारण से वहाँ पर मूवमेंट में, नी जॉइंट में अगर अर्थराइटिस है तो उस नी जॉइंट को फ्लेक्स करने में दर्द होता है, मुड़ने में। तो इन्फ्लामेशन हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण जो है वो इन्फ्लामेशन है। इंटरनली वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। जो इन्फ्लामेशन है, मेडिकली में उसको 5 चीज़ों से पहचाना जाता है कि वहाँ पर सूजन होती है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होती है, और वहाँ पर इंटरनली वहाँ पर साइटोकाइन के रिएक्शंस, वो इन्फ्लामेशन को मेडिएट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है, यह बात समझने की जरूरत है। जो दर्द हो रहा है, हमें दर्द दिखता है तो हम दर्द को कम करना चाहते हैं। चलने में दिक्कत होती है तो हम सोचते हैं कि कैसे मैं चल पाऊं। बस प्रॉब्लम को कम करने पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन अगर हम समझ सकें कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, तो उसका निदान हो सकता है। हमारे शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, इसका मेन रीज़न जो है वो है स्ट्रेस। जब तनाव बढ़ता है हमारे इस मन में, तो वो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन के रूप में प्रकट होता है। इन्फ्लामेशन जहाँ भी होता है तो उसके लिए मेडिकल में आइटिस वर्ड आता है। तो अर्थराइटिस है, लास्ट में है इसमें आइटिस। जहाँ भी आइटिस आएगा, इसका मतलब है वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन हो रही है, सूजन हो रही है। तो इन्फ्लामेशन का जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, ज़्यादातर इन्फेक्शंस इन्फ्लामेशंस के द्वारा ही होते हैं। तो बहुत सारी इन्फ्लामेशन में इन्फेक्शन कारण होता है, लेकिन नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लामेशन भी होते हैं, जैसे अर्थराइटिस एक है। कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन सूजन हो रही है। तो चलने में दिक्कत होती है, और ज़्यादातर जो तकलीफ होती है वो सुबह के समय अधिक होती है। तो यहाँ पर मेडिकली इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि ये मूवमेंट का जो प्रॉब्लम है। वैसे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कई सारा कारण देते हैं कि कभी साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, उसकी कमी है तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं।
कार्टिलेज घिस गया है एजिंग इफेक्ट की वजह से। वैसे एजिंग के मामले में हम एक बात समझ लें कि हमारा जो शरीर है वो वास्तव में एजलेस होता है। अगर हम प्रकृति के नियमों को समझ सकें, प्रकृति को नियम को जिए, तो हमारा शरीर हर दिन नया हो रहा है। दीपक चोपड़ा ने बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। जो हमारा स्पिरिट है, जो कॉन्शसनेस है, वो तो एजलेस है। तो जितना हम अपनी कॉन्शसनेस को महसूस करते हैं, जितना हम कॉन्शसनेस को अपने ध्यान में फील करते हैं, देखिए ध्यान से हीलिंग होती है, लेकिन अभी जो सवाल आया है उसमें उतनी हीलिंग नहीं हुई जितनी वो सोच रहे थे। तो आंख बंद करके बैठने के साथ साथ आपको कुछ बारीक बातों को समझना पड़ेगा। आपको अपने मन की आदतों को बदलना पड़ेगा, जो हमारे वाइब्रेशन को कम करते हैं, जो हमारे जीवन में तनाव लाते हैं। एंगर है, जजमेंट है, कंपैरिजन है। हम दो लोगों को कंपेयर करते रहते हैं, हम फेस को देख के ही जज करते हैं, ये पर्सन ऐसा है, इस पर्सन को ऐसा करना चाहिए, बिना जरूरत का भी हम एडवाइस देते हैं। तो जो ये आदत है, ये लोअर माइंड की आदतें हैं और हमारे जीवन में तनाव को लाती हैं। ध्यान करने से आपको बात समझ में आ रही है, आपका कंट्रोल अपने आप पे आ रहा है, लेकिन आपको एक्टिव प्रयास भी करना पड़ेगा कि आप जजमेंट में ना जाएं, आप एंगर में ना जाएं, लेट गो करना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें। यहाँ पर नी अर्थराइटिस में तो ये बात बहुत स्पष्ट है, जो लुई हे भी अपनी पुस्तक में बताती हैं। लुई हे की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ सबसे पॉपुलर पुस्तक है, उस पर पीएमसी हिंदी पर स्वाध्याय उपलब्ध है। वो उस पुस्तक को हम पढ़ेंगे, हमको हर रोग का साइकोसोमेटिक मन के लेवल पे कारण समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर घुटने का दर्द है तो इसका कारण मन के तल पर जो है, घुटना मुड़ता है और हम चलते हैं। तो जब हम मुड़ते नहीं हैं, जब हम लाइफ में फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, हम जिद्दी होते हैं कि इस चीज़ों को ऐसे ही होना चाहिए, अपने तरीके से हम जी रहे थे, परिवार में कोई नया सदस्य आया या अपना कोई बाहर से आया, उसकी आदतें बदल गई हैं, उसकी सोच बदल गई है, कुछ नया वो कर रहा है, हम बोलते नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, हमारे परिवार का ये नियम नहीं है। बदलते समय के साथ थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, अगर हम अपनी ही बातों पर अड़े रहते हैं, तब ज्वाइंट पेन आते हैं। ज्वाइंट पेन का इन्फ्लामेशन जो है, अर्थराइटिस, वो उसका कारण स्ट्रेस है। नेचुरोपैथी में इसको हम गंदगी से भी जोड़ते हैं कि हमारी बॉडी में अनवांटेड मटेरियल अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, जमा हो जाते हैं, तो जहां पर वो जमा होगा वहां पर वो दर्द के रूप में प्रकट होगा। तो डिटॉक्स करने से, शरीर की सफाई करने से और शरीर के साथ साथ अपने मन की सफाई करने से भी दर्द ठीक होता है। डिटॉक्स पर बहुत बात यहाँ पर होते रहती है। हम अपने भोजन में इंटरमिटेंट फास्टिंग, 15 से 16 घंटे की फास्टिंग का प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। रात में हम 7 बजे भोजन करें, अगले दिन हम 10 बजे 11 बजे जूस के साथ या फ्रूट के साथ अपने दिन की भोजन की शुरुआत करें। जब भी आपका रात का भोजन का समय है, अगले दिन 15 घंटे या 16 घंटे का गैप देकर कुछ लिया करें। देखिए, थोड़ा सा अगर हम भूखे रहते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे कल्चर में एक बात ये आ गई है कि हम अपने आप को कहीं भूखा नहीं रखते। अगर हम थोड़ी देर अगर अपनी भूख को कंट्रोल करते हैं, भूख को रोक के रखते हैं, तो हमारी जठराग्नि जो है वो प्रबल हो रही है। आप पानी पी लीजिए, आप नींबू पानी पी लीजिए, आपको अगर स्टमक में कुछ फीलिंग का एहसास होगा तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो आपको फूड के रूप में लेना है, जूस के रूप में लेना है, वो 15 घंटे 16 घंटे के बाद लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इससे हमारे शरीर की सफाई शुरू हो जाती है। हर तरह के रोग में इंटरमिटेंट फास्टिंग का जबरदस्त फायदा पाया गया है। अर्थराइटिस में भी जो इंटरनली गार्बेज जमा हो गया है, जिसकी सफाई करनी चाहिए, तो उससे फायदा होगा। हमें अपने साइकोसोमेटिक रीजन को समझते हुए अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। हम ध्यान में बैठ रहे हैं, लेकिन हम ये देखें कि क्या मेरा मन अधिक शांत रहता है। आपसे सवाल में पूछा जाता है कि आप ध्यान कर रहे हैं
और ध्यान कर रहे हैं तो कितनी देर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ मेडिटेशन, कितनी देर ध्यान में आप बैठते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन, कि आप ध्यान में कितने शांत हो रहे हैं। क्या आपके भीतर अभी भी उतना गुस्सा आता है? क्या आपके भीतर जजमेंट कम हुआ? क्या आप जीवन को अब अधिक स्वीकार करते हैं? अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनको जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना है, समय के साथ थोड़ा बदलना है। जीवन तो बदल ही रहा है। हम आज, हमारे पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, 20 साल पहले तो नहीं था। चीजें बदल रही हैं, हम नहीं बदले तो दर्द आएगा। परिवर्तन को स्वीकार करना है। इस अफर्मेशन के रूप में अब बोलते रहें, मैं परिवर्तन को स्वीकार करती हूं, मैं बदलने को तैयार हूं, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम अडेप्टेबल, मैं परिवर्तन के मैं जरूरत के अनुसार ढलती हूं, ढलना जानती हूं। अफर्मेशन को बोलें। अफर्मेशन के साथ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन को हम यांग मेरिडियन, हमारे हाथ में बाहर की तरफ यांग मेरिडियन होते हैं और एक बहुत बड़ा यांग पॉइंट है LI10, LI11 से थोड़ा नीचे होता है। हमारे एल्बो पर, इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बाद की फिंगर के लाइन में एल्बो पर LI11 है और उससे 2 अंगुल नीचे LI10 है। LI10 ज़्यादा अच्छा आता है, LI11 को भी सिलेक्ट करने से रिजल्ट आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर आप अंगूठे से सिडेट करेंगे। सिडेट करने का मतलब है कि आप अंगूठे से दबाएंगे और 1 मिनट 1.5 मिनट आप दबाए रखेंगे। सिडेट बात को समझ लीजिए, यहाँ पर हमें मसाज नहीं करना है, टोन नहीं करना है। ज़्यादातर एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी वाला एक्यूप्रेशर, सुजोक वाला एक्यूप्रेशर में हम टोन करते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं। यहाँ पे हमें सिडेट करना है। अगर हम सिडेट करेंगे LI10 को, तब ये इन्फ्लामेशन को कम करेगा। तो अर्थराइटिस में या जहाँ भी इन्फ्लामेशन हो, वहाँ पर हमें LI11 को, LI10 को, अर्थराइटिस के केस में LI10 ज़्यादा अच्छा है, बहुत जगह पे LI11 हम यूज करते हैं जो इससे थोड़ा सा ऊपर है, इसे हमें सिडेट करना है। अर्थराइटिस के पेशेंट को अगर बीपी की समस्या नहीं है, तब LV3 पर काम करना है। LV3 हमारे पैर में, पैर के अंगूठे और बगल वाली उंगली के बीच में होता है। LV3, लीवर 3, लीवर मेरिडियन का ये तीसरा पॉइंट है। लीवर मेरिडियन में 14 पॉइंट होते हैं, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे हमें टोन करना है, मसाज करना है। लेकिन अगर बीपी ज़्यादा हो, खासकर नीचे का बीपी, तब इसे हम सिडेट करते हैं, लगातार दबा के रखते हैं। LV3 पैर में सिडेट करने के लिए हम दबा के रखते हैं, टोन करना है तो मसाज करते हैं। अगर बीपी नॉर्मल है तो टोन करना है, अगर बीपी हाई है तो सिडेट करना है, दबा के रखना है। सिडेट करना है या टोन करना है, यह बात आपको समझ में बहुत ज़्यादा नहीं भी आ रही हो तो आप यहाँ पर मटर का दाना लगा सकते हैं LV3 पॉइंट पर, LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। वैसे सिडेट और टोन करेंगे तो ये आपको अधिक फायदा देगा, जल्दी फायदा देगा। कलर थेरेपी का भी प्रयोग होता है। LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम ब्लैक कलर लगाते हैं। जो इन्फ्लामेशन है, जो स्ट्रेस के कारण से साइटोकाइन का रिस्पॉन्स बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए ब्लैक कलर जो है वो पृथ्वी प्राण को बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। अर्थराइटिस में दर्द में कमी आएगी। दोनों हाथ में ये पॉइंट करना है, LI11 को सिलेक्ट करना, और एक्यूप्रेशर को में आप LI11 को, LI10 को सिलेक्ट करते हुए अपने मन में अफर्मेशन खुली आंखों से या बंद आंखों से करेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस में जाने की संभावना अधिक है। या बोलते रहें, मैं जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करती हूँ, मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा भी कारण होता है नी पेन में। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, हमें खुद को प्यार देना है। घुटने में दर्द है या कहीं भी दर्द है, ध्यान से जब बाहर आ रहे हैं, हमें दिन में 2 बार ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। ध्यान से जब बाहर आ रहे हो तो उस हिस्से को जहां पर दर्द है वहां पर आप हाथ रखें, आंख बंद रखते हुए, और उसको बोलें, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जब आप अपने ऑर्गन को, अपने बॉडी पार्ट्स को प्यार करते हैं तो ध्यान की जो आपकी जो ऊर्जा बढ़ी है वो वहां पर बहती है। और लव से हर जगह पे हीलिंग होती है। लव हील्स एवरीथिंग।
ऐसा कुछ नहीं है जिसे हील नहीं किया जा सकता। बस लव को, डिवाइन लव को, स्पिरिचुअल लव को, मेडिटेटिव लव को समझने की और उसके ठीक से प्रयोग करने की जरूरत है। अर्थराइटिस में अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। यहां तक कि जब नी पेन की बात हो रही है तो मैं इस बात को भी बोल दूं, जब कभी ऐसी बात कही जाती है कि घुटना बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बदलना पड़ेगा, और ये सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत कॉमन हो रही है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर आप ठीक से इसका प्रयोग करते हैं, खासकर जब बदलने की बात हो कही गई हो, तब LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, लीवर 3, जब कार्टिलेज डैमेज हुआ है, जब स्ट्रक्चरल चेंजेज आए हैं, तब इन ऑर्गन के पॉइंट्स अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि लीवर 3 के पॉइंट उस समय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जहां पर नी रिप्लेसमेंट कहा गया हो वहां पर भी ठीक हो जाता है घुटना, इंटरनली स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाता है अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं तो। हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर केस में सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है अगर आप इन बातों को समझकर अमल करें तो। उम्मीद करता हूं आपको इससे लाभ होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने सवाल का इतने डिटेल में जवाब दिया, क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी सारी हमें क्वेश्चंस रह जाते हैं, लेकिन आपने सभी सवाल, इसी सवाल में जो और सवाल हो सकते थे उनका भी जवाब दिया। जैसे कि आपने बताया कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है वो भी एक पॉइंट का प्रयोग करके, एक्यूप्रेशर का प्रयोग करके इस प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। तो आशा करती हूँ बीना जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नीता भट्ट जी का। इनकी उम्र 51 वर्ष है, मुंबई से हैं। इनकी जो समस्या है, इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, 7.5 mm का स्टोन है, और इसके साथ ही इनको किडनी में भी स्टोन है, और इसके साथ ही इनका ये कहना है कि इनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। इनको ऑपरेट करने के लिए बोला गया है, लेकिन इनको गॉल ब्लैडर अपना रिमूव नहीं कराना है, ऑपरेट नहीं कराना चाहते हैं। कृपया हम मार्गदर्शन करें। ये आप जो हमारे सवाल करने वाले हैं जी। उनकी मैच्योरिटी को मैं सलाम करता हूं कि आपके पास ये जो सोच है कि आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छी सोच है। हमें सर्जरी का जहां भी मामला हो वहां पर उसको पोस्टपोन करते रहना चाहिए जहां तक कर सके। हमें ट्राई करना चाहिए अल्टरनेटिव का, मेडिटेशन के मेथड का, एक्यूप्रेशर के मेथड का, और उससे हीलिंग ज़्यादातर केस में हो जाती है अगर हम ठीक से समझते और करते हैं तो यहाँ पे बात हम समझें कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है या किडनी में स्टोन है या दोनों जगह स्टोन है, स्टोन किस बात को सिग्निफाई करता है? साइकोसोमेटिक लेवल पे हम अपने जीवन में कुछ चीजें हैं लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते, वो स्टक हो गया, समथिंग एक्यूमुलेटेड। तो जीवन में फ्री फ्लो में बहना सीखना है। स्टोन बनने का रीजन जो है लाइफ में स्टक होना है। भगवत गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ये 3 अफर्मेशन बहुत अच्छे हमें बार बार दोहराने चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। हम लाइफ में कभी स्टक नहीं होते, लेकिन ये अगर हम मन में मान लें तो फिर जिंदगी में हमको ये शरीर के रूप में दिखता है। शरीर के रोग वास्तव में ये संकेत हैं कि हमें अपने मन पर, अपने आप पर काम करना है। तो लाइफ में आगे बढ़ना सीखिए, लाइफ के फ्लो को उसमें ग्रो करना सीखें। साइकोसोमेटिक लेवल पे ये बात है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम आएंगे तो जो स्टोन होता है हमारे नाड़ियों में, कोल्ड पॉइंट और विंड पॉइंट पर काम करना है। कोल्ड पॉइंट को सिडेट करना है और विंड पॉइंट को टोन करना है। थोड़ा कोल्ड पॉइंट, विंड पॉइंट थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज का। 5 अलग अलग तरह के पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बताए जा रहे हैं इजी वे में, उस पर काम भी किया जाए तो रिजल्ट मिलता है। हमारे जो गॉल ब्लैडर की नाड़ी है वो पैरों में आती है, तो यहाँ पे कोल्ड पॉइंट GB43 जो कि सबसे छोटी उंगली की बगल वाली दूसरी उंगली के बेस पर है, उसको हमें सिडेट करना है, यानी कि लगातार दबा के रखना है। सिडेट करने के पॉइंट को समझिए। सिडेट करने का पॉइंट थोड़े कम लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर अगर आप टोन करेंगे तो उल्टा प्रभाव हो जाएगा। ध्यान रखें, सिडेट करना है, उसे लगातार दबा के रखना है।
1 मिनट से 1.5 मिनट तक एक बार में दबा सकते हैं। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करें। जब एक बार दबा रहे हैं तो लगातार दबाने के बाद उसे छोड़ देने के बाद फिर उसे दोबारा टच नहीं करना है। फिर आप 3 घंटे बाद 5 घंटे बाद जब आप दोबारा करेंगे तब करेंगे। फिर से हम टच करें उसी समय तो वो टोन जैसा हो जाएगा। GB43 कोल्ड पॉइंट को सिलेक्ट करने के अलावा जो विंड पॉइंट है जो उसी लाइन में थोड़ा सा आगे जाकर है उसको हमें टोन करना है, मसाज करना है। जब GB41 पॉइंट को हम मसाज करेंगे तो मूवमेंट बढ़ेगा। जो कोल्ड पॉइंट को सिलेक्ट करने से स्टोन छोटा होगा और विंड पॉइंट को मसाज करने से वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, वो चीजें मोबिलाइज होंगी, जो वहां पे रुकी हुई स्टक एनर्जी है स्टोन के रूप में वो वहां से हिलेगी। कलर थेरेपी के रूप में GB41 पे हम ग्रीन कलर लगाते हैं और GB43 कोल्ड पॉइंट पे लाल रंग लगाया जाता है। लाल रंग जो है वो स्टैग्नेशन को कम करता है, कोल्ड पॉइंट को सिलेक्ट करता है, और जो ग्रीन कलर है वो मूवमेंट लाता है। GB41 पर मूवमेंट आएगा। जो पैर में हम GB43 सिलेक्ट कर रहे हैं, GB43 के साथ साथ हम हाथ में TW2 पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पैर की गॉल ब्लैडर की नाड़ी है वो हाथ में ट्रिपल वॉर्मेंट नाड़ी से थोड़ी जुड़ी हुई होती है। दोनों को ही साओ यांग मेरिडियन कहते हैं। TW2 हमारे रिंग फिंगर के बेस पे होता है, तो इसे हम दबा के रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये जो स्टक एनर्जी है दोनों हाथों में करना है तो ये स्टक को एनर्जी को कम करेगा। ध्यान से जब हम बाहर आते हैं उस समय भी आप अगर अपने गॉल ब्लैडर पे हाथ रखेंगे, गॉल ब्लैडर दाहिनी तरफ होता है, पता होगा जब आपको समस्या हो रही है, तो आप अपने मेडिटेशन से जब बाहर आ रहे हो तो जब आप आंखें खोल चुके हो या खोलने वाले हो उस समय अपना हाथ लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर के ऊपर रखें और ये भाव करें कि मेरा गॉल ब्लैडर स्वस्थ हो रहा है। देखिए, आपको हेल्दी होने के टर्म में सोचना है। स्टोन निकल रहा है उसको एक्टिवली सोचने की जरूरत नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट के रूप में है। अगर वो हेल्दी होता है, उसकी एनर्जी ठीक होती है तो गॉल ब्लैडर की एनर्जी ठीक हो रही है, गॉल ब्लैडर ठीक हो रहा है। हाथ रखे हुए आप 5 मिनट तक ऐसा भाव करते रहें। मेडिटेशन में जब सुषुम्ना नाड़ी में हमारी ऊर्जा जब बढ़ जाती है, हमारे चक्रों में ऊर्जा जब बढ़ जाती है, हाथ रखने से या अटेंशन देने से हम अपने एनर्जी को कंसंट्रेट कर देते हैं, और जब एनर्जी कंसंट्रेट होती है तो उसका हीलिंग इफेक्ट जैसा लेजर होता है। लेजर से हम किसी एक जगह पे पॉइंट कर सकते हैं। अगर हम हाथ रख करते हैं आंख बंद रखते हुए अपने गॉल ब्लैडर को, अगर गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर पता है, गूगल पे आप एक बार गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो भी आसानी हो सकती है। नहीं तो सिर्फ जनरल भी मेरी गॉल ब्लैडर की एनर्जी बढ़ रही है, मेरा गॉल ब्लैडर हील हो रहा है, मेरा लीवर हील हो रहा है। जो गॉल ब्लैडर है वो लीवर से जुड़ा हुआ है। नेचुरोपैथी के अंदर लीवर क्लिंच, लीवर डिटॉक्स का होता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट से करते हैं। उस लीवर डिटॉक्स के माध्यम से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। किसी नेचुरोपैथ के एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी उसको भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा वो लेंदी प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा फास्टिंग वाला मेथड चाहिए उसके साथ, लेकिन वह भी अच्छा काम करता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हम दोनों चीज़ों के द्वारा इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि जब हम स्टोन की बात करते हैं तो हमारे अभी जो समाज है बोल सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं स्टोन्स को लेकर के, कि कोई बोलता है कि अगर स्टोन है तो आपको बियर कंज्यूम करनी चाहिए, या इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो ये कहाँ तक सच है, और अगर सच है तो कहाँ तक है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। किडनी स्टोन में ये बात आती है, गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा पानी पीने से नहीं निकलता। हाँ, किडनी स्टोन और खासकर यूरेथ्रल स्टोन, अगर पेशाब की नली में अगर स्टोन है तो वो ज़्यादा पानी पीने से, ज़्यादा लिक्विड लेने से, तो बियर एक तरह से वास्तव में एक लिक्विड है जी। तो हमें उनकी बात को मानना सुनना चाहिए जो हेल्थ के एक्सपर्ट हो। अगर हम जनरल ओपिनियन से चलेंगे तो फिर वो सलाह सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमको लिक्विड कंज्यूम करना चाहिए, ना कि इन सब चीजों में जाना चाहिए। और ज्यादा अधिक पानी पिएंगे तो भी वही इफेक्ट आएगा जो बियर का इफेक्ट आएगा जी। तो वो किडनी स्टोन की बात है। अभी हम गॉल ब्लैडर स्टोन को देख रहे हैं। इन्हीं का सवाल गॉल ब्लैडर के स्टोन के अलावा किडनी स्टोन का भी है।
गॉल ब्लैडर स्टोन में आपने लिखा है कि आप डिस्पेप्सिया है, आपको एसिडिटी है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके थंब से अगर हम दबाएं तो ये अपान वायु मुद्रा या वायु मुद्रा कहलाती है, और इससे हमारे शरीर में वात वायु कम होता है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्पफुल आसन है। शरीर में कहीं भी दर्द है उसको भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। तो अब वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं अपने एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। किडनी स्टोन के लिए किडनी की नाड़ियों पे काम करना है। वैसे किडनी का स्टोन और यूरिथ्रल स्टोन, पेशाब की नली में स्टोन, वो दोनों अलग रीजन हो जाता है। मेडिकली उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन हम जब नाड़ी विज्ञान पर काम करते हैं तो दोनों के लिए अलग पॉइंट होगा। यहाँ पे आपका सवाल किडनी स्टोन का है, तो किडनी स्टोन के लिए हम समझ लेते हैं, जैसा गॉल ब्लैडर की नाड़ी में हमने कोल्ड पॉइंट को सेडेट किया था। अब ये एक्यूप्रेशर का टेक्निकल नॉलेज है। जो एक्यूप्रेशर, मेरिडियन एक्यूप्रेशर को जो जानते होंगे वो थोड़ा समझ पाएंगे। एक आम आदमी के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन काफी है। कोल्ड पॉइंट को, ड्राई पॉइंट को सेलेक्ट करना है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो पैर में एंकल के पीछे K3 से 2 अंगुल ऊपर होता है, इस K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए हमने देखा था कि अपने पॉइंट को लगातार दबा के रखना है 1 मिनट से 1.5 मिनट। तो K7 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए हम कलर थेरेपी के रूप में लाल रंग लगाते हैं, और विंड पॉइंट को टोन करना है। किडनी मेरिडियन का विंड पॉइंट, मूवमेंट वाला पॉइंट K1 होता है, जो पैर के तलवे में होता है। K1 पॉइंट को टोन करेंगे, 2 मिनट के लिए टोन करेंगे और दिन में 5 बार टोन करेंगे। K1 एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एक नॉर्मल आदमी भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट कर ले दिन में 1 बार 2 बार, तो ये एक बहुत हेल्प करता है। किडनी स्टोन वालों को कम से कम 5 बार दिन में दबाना होगा। और यहां पर ग्रीन कलर थेरेपी आएगी। जिस किडनी में स्टोन होगा, लेफ्ट में या राइट में, उस तरफ के पैर में, उस तरफ की नाड़ी में करेंगे K1 K7, तो ज्यादा विशेष इफेक्ट आएगा। आपके सवाल में साइड नहीं दिया हुआ था, साइड अभी अगर लिख के भेजें। अपना सवाल जितना आप डिटेल में लिख के भेजते हैं उतना आपको बताने में आसानी होती है, लेकिन चलिए ठीक है, आपने नहीं लिखा है तो जिस तरफ की किडनी का स्टोन है उस तरफ आपको करना है। अगर बाय चांस दोनों तरफ की किडनी में है तो दोनों तरफ K7 और K1 पर काम करना है। साइकोसोमेटिक लेवल पे जो गॉल ब्लैडर स्टोन का रीजन है कि हमारा लाइफ स्टक है, मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आगे नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ मैं कर नहीं पाता हूँ, जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ हो नहीं पा रहा है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा लाइफ में नहीं हो रहा है, ये रीजन है। इसको छोड़ना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। आप डिवाइन विल से, दिव्य चेतना जो चाहती है उसको समझे, उससे जुड़े। ध्यान से हम उसको पहचानने लगते हैं, जो हमें इंट्यूशन में क्लिक होता है। अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए अपने जीवन में काम करते हैं तो सही दिशा में, सही गति से आप आगे बढ़ते जाते हैं, कभी कोई स्टक होता नहीं है। तो हमें अपनी सोच में थोड़ा चेंज लाना है, जो ध्यान से आएगा। ध्यान को नियमित रूप से दिन में 2 बार अपनाते रहिए और धीरे धीरे उसके ड्यूरेशन को बढ़ाइए, क्वालिटी को बढ़ाइए और उसके ड्यूरेशन को बढ़ाइए। जितना अधिक देर ध्यान में बैठेंगे उतना अच्छा है। ध्यान में कोई अपर टाइम लिमिट नहीं होता, जितना आपका शेड्यूल अलाउ करे उतना आप ध्यान में बैठिए। पूर्णिमा के दिन कोशिश करें कि आप 3 घंटे ध्यान में बैठ सकें, तो आपकी हीलिंग गारंटेड होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमारे साथ साझा की, और आशा करती हूँ कि आपको, हमारे व्यूअर्स को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और भी जो व्यूअर्स हैं जिनके इसी समस्या से रिलेटेड सवाल थे उनको भी उनके सवालों के सभी जवाब मिल गए होंगे। तो दर्शकों, अभी तक हमने जाना गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन के बारे में, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब ने जो मिथ्स हैं उन पर भी बात की कि हमको इस प्रॉब्लम में, जो किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, किडनी में जो स्टोन होता है, उस दौरान हमको लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करना है जिससे कि जो स्टोन है वो स्वतः ही निकल जाए।
तो अब इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर साहब, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल एक फीमेल का है जिनकी एज 47 है। इनको हाइपरथायरॉयड की प्रॉब्लम है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि ये हाइपरथायरॉयड होता क्या है, और एक बार फिर से मैं इनको बोलना चाहूंगी कि जब भी आप सवाल अपना भेजिए, अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपना सवाल, अपनी समस्या हमको भेजते हैं तो कृपया डिटेल्स आप पूरी प्रोवाइड कराइए, जिससे कि डॉक्टर साहब आपकी पूरी तरह से सहायता कर पाए। क्योंकि जब जानकारी पूरी होती है तो सही सलाह, सही सुझाव आप तक दिया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है, जिसकी आपकी सेहत में सुधार हो। तो डॉक्टर साहब, इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी है, इन्फॉर्मेशन कम ही दी है। ये है इनकी सिर्फ एज इन्होंने बताई है, और इसके साथ ही इनको प्रॉब्लम बताई है कि हाइपरथायरॉयड की प्रॉब्लम है। इसके साथ ही ये 2 मेडिसिन दिन में लेती हैं। अब इनको जानना है कि इसका क्योर कैसे हो सकता है, तो क्योर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये हाइपरथायरॉयड क्या होता है। हाइपरथायरॉयड, हमारा थायराइड जो एक हार्मोनल ग्लैंड है, जी ये हाइपर हो गया है, हाइपर एक्टिव, जी जो से ज्यादा काम कर रहा है, जो से ज्यादा हार्मोन बना रहा है। जिंदगी में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना काम करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में ज्यादा मैं पढ़ाई करूं, ज्यादा पैसे कमाऊं, ज्यादा काम करूं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हार्मोन को लेवल को समझिए। अगर थायराइड जो से ज्यादा हार्मोन बना देता है तो बाकी सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं। हाइपोथायरॉइड जिसमें थायराइड कम काम करता है, थायराइड के 2 हार्मोन होते हैं, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, उनका लेवल कम हो जाता है। तो उनका लेवल कम होने से अलग अलग समस्याएं आती हैं। वेट का बढ़ना सबसे कॉमन समस्या है, बाल झड़ना, कमजोरी का होना, कई तरह की समस्याएं हाइपोथायरॉइड में होती हैं, वो ज्यादा कॉमन है। हाइपरथायरॉइड जिसमें कि थायराइड जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, ये थोड़े कम मरीज मिलते हैं, लेकिन हाइपरथायरॉइड के भी मरीज हैं। तो यहाँ पर हमें बात समझना है कि आपको समस्या क्या है। आपको समस्या लिख के भेजनी चाहिए थी। पूछने पर हमारी टीम ने जब आपसे पूछा तब हमारे पास पता चला कि सुस्ती की, कमजोरी की प्रॉब्लम होती है। तो पहले से आप सवाल लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस प्लेटफॉर्म पर हम किसी मेडिसिन की बात नहीं करते हैं, तो मेडिसिन को लिख कर भेजने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल फिलॉसफी के अनुसार मेडिसिन का कोई उपयोग नहीं है। वो हमारे सिर्फ सिम्टम्स को टेम्परली मैनेज करती हैं, उससे जड़ पर कोई काम नहीं होता है। ऊर्जा पर, मन पर, जो कि जड़ें हैं, उस पर कोई भी काम लाभ नहीं होता है। तो मेडिसिन को हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, मेडिसिन की बात नहीं करते। तो आप हमसे एक तो कभी कोई मेडिसिन ना पूछें, और दूसरा, मेडिसिन अगर आप ले भी रहे हैं तो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अपनी समस्याएं बताइए। चलिए, तो थायराइड जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो ये यांग एनर्जी का बढ़ जाना है। हमारे थायराइड रीजन में सूर्य प्राण का बढ़ जाना है। ऊर्जा चिकित्सा में 2 तरह की एनर्जी है, सूरज की एनर्जी और पृथ्वी की एनर्जी। ऊपर सूरज है, नीचे पृथ्वी है, बीच में हम हैं। अगर ऊर्जा संतुलित मात्रा में हमारे भीतर बहती है, सब कुछ ठीक रहता है। अगर कोई ऊर्जा कम या ज्यादा हो जाए तो तकलीफ शुरू हो जाती है। थायराइड रीजन में सूर्य प्राण बढ़ गया है तो हाइपरथायराइड हो गया है। हमें पृथ्वी प्राण को बढ़ाने की जरूरत है। पृथ्वी प्राण की जो नाड़ियां हैं, जैसे कि हमारे हाथ में HT7 है, हार्ट 7, तो HT7 कई तरह से शरीर में अलग अलग पर्पज से उपयोग होता है। अपने हृदय को एक्टिव ये कर देगा, हार्ट के फंक्शन को, पृथ्वी प्राण को बढ़ा देगा। तो जो सुस्ती की तकलीफ होती है वो नहीं होगी। HT7 पर को टोन करना है। ज्यादातर जगह पे टोन यानी कि मसाज आता है। आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ के HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टोन करेंगे। टोन करने का मतलब आप उसे धीरे धीरे मसाज करेंगे, धीरे धीरे दबाएंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। 3 से 5 सेकंड के लिए दबाना है और फिर उसे थोड़ा सा छोड़ देना है, 3 सेकंड का गैप देना है, फिर दबाना है और फिर छोड़ देना है। ऐसा कम से कम आप 20 बार दबाएंगे, जिसमें 2 मिनट का समय लगेगा। और 24 घंटे में आपको ऐसा ये 5 बार करना चाहिए। ज्यादा भी करेंगे तो आपको लाभ ही है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से आपका हार्ट एक्टिव होगा। हार्ट में पृथ्वी प्राण की ऊर्जा बढ़ेगी। हार्ट में मुख्य रूप से पृथ्वी प्राण की ही ऊर्जा होती है। हमारे शरीर में 5 मुख्य ऑर्गन होते हैं, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग और किडनी। ये सभी पृथ्वी प्राण के ऑर्गन्स हैं। तो हार्ट को यहाँ ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है। हार्ट पर काम करते हुए हम दूसरे ऑर्गन पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम हार्ट पे काम करना सीख लें। हार्ट की ही बगल में गुजरती है पेरिकार्डियम की नाड़ी, और PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को जो हमारी कलाई पर
रिस्ट की लाइन से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे होता है। जहां पे हमारी तीसरी फिंगर आए, जब हम रिस्ट के ऊपर अपने 3 फिंगर को रखें, तो इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें मसाज करना है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथों में होता है, पेरिकार्डियम 6। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप 3 अंगुल रखकर नापे। तीसरा अंगुल जहां पर आता है उस जगह पर आप उसे दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, टोन करेंगे एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए। ऐसा 24 घंटे में आपको 5 बार करना है। ST7 PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हम ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को कर सकते हैं। ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है वो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड, जो हमारा ये उठा हुआ पोर्शन है एडम एप्पल, उसके लेवल पर थायराइड यहीं पर नीचे होता है, एडम एप्पल के नीचे बटरफ्लाई के शेप का। तो यहीं पर 2 अंगुल किनारे जाना है। तो यहाँ पे अष्टमक की नाड़ी गुजर रही है। अष्टमक की नाड़ी हमारे आंखों के नीचे से शुरू होते हुए हमारे पैर में अंगूठे के बगल वाली अंगुली में जाकर समाप्त होती है। अष्टमक नाड़ी बहुत बड़ी है। तो इस अष्टमक नाड़ी का जो ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हम उसको मसाज करेंगे। एडम एप्पल जो सबसे उठा हुआ हिस्सा है उसके बगल में आप दो साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ करना है। पहले एक बार में एक तरफ करेंगे। अपने 1 फिंगर या 2 फिंगर को रखते हुए आप उसको ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे। ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने के अलावा ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्टमक 3, जो हमारी आंखों के सेंटर से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो चिक बोन के लोअर बॉर्डर पे आता है। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है और इसे वर्टिकल मसाज करने से आपका पृथ्वी प्रांत बढ़ने लगेगा, हाइपरथायराइड कंट्रोल में आने लगेगा। साथ में आपको रिलैक्सेशन चाहिए, जिसके लिए आप उम्मीद करते हैं ध्यान को अपना रहे होंगे। ध्यान को नियमित रखें, दिन में 2 बार ध्यान में बैठें। हाइपरथायराइड को बिना दवा भी आप ठीक कर सकते हैं। हाइपरथायराइड का ये मैनेजमेंट है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने के बावजूद भी आपने इसका एक क्योर बता दिया, जो कि जर्नली जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी वो इन चीज़ों को अपने जीवन में अपना करके और अपनी जो समस्याएं हैं उनको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि थायराइड के बारे में आपने बता दिया, तो अब ना अगला सवाल जो है वो हील स्पर का है। मैं आपको बता देती हूँ, इनकी जो एक महिला हैं, इनकी उम्र 43 वर्ष है और इनका नाम है दीपिका गर्ग और ये मोहाली पंजाब की रहने वाली हैं। 2 घंटे मेडिटेशन भी करती हैं यूजुअली, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम है, अब इनको हील्स पर की प्रॉब्लम आ रही है और जिस वजह से चल नहीं पा रही और इनको डेली वर्क करने में भी काफ़ी परेशानी आ रही है। कृपया इसका समाधान बताइए कि आध्यात्मिक ढंग से हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए, एड़ी में दर्द है और जब एड़ी दर्द के लिए जब जाएंगे ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तो एक्सरे करते हैं और एक्सरे में अगर वहाँ पर कैल्कुलियम बोन में अगर वहाँ पर एक्सटेंशन आ जाता है, वो हड्डी बड़ी हो जाती है, तो उसको हील स्पर के रूप में कहते हैं। लेकिन ये जो डायग्नोसिस है जो हड्डी के डॉक्टर करते हैं, इस डायग्नोसिस के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट आगे वहाँ पर फिर नहीं मिलता कि अगर हड्डी बड़ी हो गई है, अगर दर्द हो रहा है तो क्या करें। बहुत जगह बोलते हैं कि आप कंफर्टेबल शूज पहने ताकि आपको तकलीफ ना हो, लेकिन हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा शूज, बहुत लोग खाली पैर, घर में तो खाली पैर ही हम चलते हैं। वेस्टर्न का इफेक्ट तो खैर अभी इतना उतना नहीं आया कि घर में भी हम हमेशा शूज पहन के रहें। तो अब ये डायग्नोसिस जो है, जो एक्सरे से आती है, यहाँ पे सॉल्यूशन आगे मिलता नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें जाना है नाड़ियों पर और मन पर कि ऐसा हुआ क्यों। ज़्यादातर हील पेन जो होते हैं, जो मैंने अपने पेशेंट से पाया है, मेरे पास भी हील पेन के बहुत सारे पेशेंट आते रहे हैं, तो मैंने पाया है कि ये दर्द ज़्यादातर सुबह के समय अधिक होता है। सुबह जगने के बाद दर्द जो अधिक होता है, ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में लीवर की समस्या होती है। अगर लीवर काम ठीक से नहीं कर रहा हो, और लीवर जो है वो हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमको चलना है तो लगता है कि हम अपने पैर से चलते हैं, लेकिन हमारे पैर में ही लीवर की नाड़ी जाती है। तो लीवर की नाड़ी
में जो ऊर्जा बहती है उस ऊर्जा की वजह से हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने लीवर पे काम करना है। लीवर पे काम करने के लिए हमारे पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, पैर में घुटने और बगल की उंगली के बीच में। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है, टोन करना है, एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए, और ऐसा 24 घंटे में 5 बार। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो आप हर 2 घंटे पर भी इसको मसाज कर सकते हैं। लीवर 3 पर मसाज करने के अलावा आप यहाँ पे कलर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन कलर लीवर पर ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर टोन करने की बात हो तो ग्रीन कलर आता है। टोन ऑसिलेट करना, उस पॉइंट की एनर्जी को बढ़ाना है कि घटाना है, इस बारीकी का ध्यान रखना जरूरी है। ज़्यादातर जगह पे बढ़ाना होता है, लेकिन अर्थराइटिस में जैसे हमने देखा था, BP में देखेंगे, माइग्रेन में देखेंगे, साइटिका में देखेंगे, वहाँ पे एनर्जी को कम करना होता है। तो यहाँ पर LV3 को टोन करना है, हमें हरे रंग का प्रयोग करना है मसाज के साथ साथ। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ यहाँ पर पैर में ही एक दूसरा अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, K7 किडनी 7। किडनी 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जिक्र अभी थोड़ा पहले भी आया था। हमारे पैर में एंकल के पीछे K3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है और उससे 2 अंगुल ऊपर K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसका मसाज करना है, उसे टोन करना है। ये K7 एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर ये सवाल महिलाओं का है, हील पेन इंसिडेंटली महिलाओं में अधिक होता है। अगर महिला की उम्र अगर 50 साल से कम है तो बाएं पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो नॉर्मल रूप से भी हेल्दी होने के लिए अच्छा है। अगर स्वस्थ पर्सन को स्वस्थ रहना है तो भी K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को किया जा सकता है। लेकिन जब एक नॉर्मल पर्सन स्वस्थ रहने के लिए करे तो दिन में अगर 1 बार या 2 बार दबा ले तो काफ़ी है। लेकिन अगर आपको हील पेन है तो दिन में आपको 5 बार दबाना चाहिए। LV3 और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करेंगे। लीवर मेरिडियन, लीवर की नाड़ी जब एक्टिव होगी, किडनी की नाड़ी जब एक्टिव होगी, वहाँ का जब ब्लॉकेज जब हट जाएगा तो आपका हील पेन हील्स पर रहते हुए भी ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा देखा है कि कई समय से, लंबे समय से परेशान हो, लेकिन 15 मिनट की एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट में भी वो तुरंत जो कई दिनों का पेन था, जो कई उपाय करने के बाद भी नहीं गया, तुरंत चला गया। अब 15 मिनट में तो हड्डी में चेंज नहीं आएगा अगर कैल्कुलियर स्पर है तो, हील स्पर है तो, लेकिन दर्द तो कम हो जाता है। तो जो दर्द है वो स्पर की वजह से नहीं है, वो दर्द जो है वो नाड़ियों में ऊर्जा कमी की वजह से है। तो इस पर काम करना है, साथ में अपने मन पर काम करना है। मन पर काम कैसे करना है? देखिए, आप यहाँ पे चल नहीं पा रहे हैं, तो जब हम जिंदगी में चल नहीं पा रहे हो, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उसका कारण बनता है एड़ी में दर्द। तो यह बात समझना चाहिए, जिंदगी में तो हम हमेशा चलते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। हम कछुए की गति से चल रहे हो कि खरगोश की गति से चल रहे हो, वो हम पर निर्भर करता है। जिंदगी में वास्तव में हम कभी रुकते नहीं हैं। मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं आगे बढ़ सकती हूं, ऐसा अफर्मेशन आपको बोलना चाहिए। लुई हे को पढ़िए, लुई हे को पढ़ना बहुत फायदेमंद हो रहा है। हम अफर्मेशन के विज्ञान को समझ जाएंगे कि हमें अपने मन को सकारात्मक कैसे बनाना है। मैं आगे बढ़ सकती हूं। अपने LV3 K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप मन में बोलते रहें, मैं आगे बढ़ सकती हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं। मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अफर्मेशन का प्रयोग करेंगे तो एक्यूप्रेशर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। 2 अच्छी विद्याओं को अगर मिला दें तो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मिला हुआ प्रभाव ज़्यादा शक्तिशाली होता है ज़्यादातर जगहों पर। एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन को मिलाना बहुत अच्छा है, आप करेंगे, बहुत जल्द आपको इसका परिणाम मिलने लग जाएगा। एड़ी दर्द से आपको छुटकारा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अभिलाषा भाजपाई जी का। इनकी उम्र 48 वर्ष है। समस्या है इनकी बॉडी इचिंग की प्रॉब्लम है और नेल पिचिंग की प्रॉब्लम है, रेडनेस है। इसके साथ साथ रनी नोज की प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर से स्नीजिंग भी इनको होती रहती है। तो अब इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कोई किसी चीज से इनको एलर्जी हो रही है? तो इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। 2 सवाल आए हैं जी। एक है बॉडी इचिंग की और दूसरी है रनिंग नोज की। तो पहले हम पहला सवाल देख लेते हैं जी। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपके पास कई सारे सवाल होते हैं तो आप पॉइंट वाइज लिख कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉडी इचिंग पहले जो आपने सवाल लिखा है तो पहले हम उसका जवाब देख लेते हैं। हमारे शरीर में कहीं पे इचिंग होती है तो ये इचिंग जो है ये वास्तव में टॉक्सिन को बताता है। टॉक्सिन यानी कि गंदगी
अनवांटेड मटेरियल जिसको शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। तो हमारे शरीर में जो प्राकृतिक रूप से बाहर निकलता है चीजें, पसीने से बाहर निकलती हैं, मल मूत्र से बाहर निकलता है, हमारी सांसों से बाहर निकलता है। अब हम डीओ का प्रयोग अगर जोर से ज्यादा करते हैं और ऐसे डीओ का प्रयोग करते हैं जो हमारे पसीने की सेक्रेशन को रोकता है, देखिए हर छोटी छोटी चीजों का प्रभाव पड़ता है। आप वैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करें जो हमारे हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कुछ हम सस्ते के चक्कर में बहुत बार हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। अगर हम ऐसे डीओ का प्रयोग कर रहे हो जो सिर्फ पसीने के सेक्रेशन को कम कर देता है तो शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकल पाएगी। जो गंदगी स्किन के माध्यम से अंदर गई है, हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, धूल से, पॉल्यूशन से, कई तरीके से गंदगी अंदर जाती है, लेकिन फिर उसी दिशा से वो बाहर भी आ सकती है, आ जाती है पसीने के माध्यम से। हमारे शरीर में पसीना आना एक हेल्दी प्रोसेस है। हमेशा पसीने को दबाने की जरूरत नहीं है, जो एक बहुत लोग फैशन के कारण ऐसा करते हैं, सोचते हैं पसीना आता है बाद में आप स्नान कर सकते हैं, अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। पसीने के सेक्रेशन को रोक देना एक हेल्दी प्रोसेस नहीं है। ये एक कारण हो सकता है, कई और कारण हो सकते हैं। हम अपने शरीर में टॉक्सिन को बाहर निकलने नहीं दे रहे। तो डिटॉक्स का मेथड आपको काम आएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें महीने में 1 दिन। बहुत लोग कल्चरल प्रैक्टिस में एकादशी के दिन फास्टिंग किया जाता है, एकादशी में फास्टिंग आप कर सकते हैं, या इंटरमिटेंट फास्टिंग 15 घंटे का फास्ट कर सकते हैं। सप्ताह में अगर 2 दिन 3 दिन भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग किए तो ये भी शरीर को बहुत हेल्प करता है। तो अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकलने देना है तो ये ईचिंग की समस्या दूर होगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में हम LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। LU5 पॉइंट का जिक्र अभी घुटने दर्द के लिए आया था। ये LU5 एक ही एक्यूप्रेशर पॉइंट कई कई रोगों में काम आता है। ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई, हमारे कोहनी पर होता है अंदर की तरफ से। अपने हाथ को सीधा रखेंगे तब ये पॉइंट पकड़ में आएगा। टेढ़ा नहीं करना है, टेढ़ा करेंगे तो फिर थोड़े से पॉइंट मिसप्लेस हो जाएंगे। अंगूठे की लाइन में हमारे कोहनी पर, एल्बो पर ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। अपने दोनों हाथ में इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है, टोन करना है 2 मिनट के लिए। 3 सेकंड से 5 सेकंड के लिए दबाना है, उतना गैप देना है और धीरे धीरे इसको 20 बार 2 मिनट का समय लेते हुए मसाज करना है 24 घंटे में 5 बार। LU5 को जब हम मसाज करेंगे तो इससे हमारा लंग का मेरिडियन एक्टिव होगा। लंग मेरिडियन एक्टिव रहे तो हमारी स्किन हेल्दी रहती है और ये लंग जो है टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी बहुत काम आता है। लीवर हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, लंग बाहर निकालता है, किडनी बाहर निकालती है। डिटॉक्स करने के लिए हमें अपने लीवर को, लंग को और किडनी को हेल्दी रखने की चाहिए। LU5 मसाज करने के साथ जो दूसरा सवाल है रनिंग नोज का, यहाँ पर देखिए इंसिडेंटली ऐसा हुआ है, ऊर्जा विज्ञान में हमको इस बात से समझ में आ जाती है बात कि जो नाड़ी की दिक्कत है उसी नाड़ी की दूसरी दिक्कत, उसी नाड़ी के ब्लॉकेज की दूसरी दिक्कत यहाँ पर कट हुई है। तो एनर्जी मेडिसिन जब हम नाड़ियों पे काम कर रहे हैं तो कितना अच्छा क्लू मिल रहा है। रनिंग नोज की जो दिक्कत है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत है, या तो एलर्जी है या यहाँ भी ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज क्यों होती है? गंदगी की वजह से होती है। योग के अंदर जल नीति का प्रयोग होता है। आप किसी अच्छे योग प्रशिक्षक से जल नीति सीखें। जल नीति का रेगुलर प्रयोग करेंगे तो ये सबसे आसान वे है, सबसे इफेक्टिव वे है। इजी वे में आप अपने नाक की सभी समस्याओं से, रनिंग नोज से, कोल्ड से, ब्लॉक नोज से, सभी से बचे रहते हैं। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पर जब काम करें तो LU5 के ही लाइन में, लंग मेरिडियन में ही कलाई के पास LU7, LU8, LU9 ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। हम इसको आगे पीछे मसाज करके यहाँ का ब्लॉकेज हटाएंगे। LU7, LU8, LU9 का जब हम मसाज करेंगे तो हमारा लंग मेरिडियन जो है वो खुल जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और लंग मेरिडियन खुल जाए तो हमारी नाक खुल जाएगी, नाक में कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर ब्लॉकेज है, अगर छींक आती है या नाक बंद है तो रिवर्स मसाज करना है, यानी कि 9 से 7 की तरफ मसाज करना है ताकि वो ब्लॉकेज हटे। अगर रनिंग नोज, नाक बहने की समस्या है तो LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज दोनों हाथों में करेंगे तो लंग 9 जो है ओवरऑल लंग मेरिडियन की एनर्जी को बढ़ाता है। जब लंग 9 मजबूत होगा, लंग मेरिडियन मजबूत होगा
तो नाक बहने की समस्या नहीं होगी। एलर्जी से अगर होती है, अगर आप एलर्जी को पहचान लें, बहुत लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, बहुत लोगों को प्याज से एलर्जी होती है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। अगर एलर्जी किससे होती है, अगर आप ये पहचान जाते हैं तो उस चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें, तो वो भी एक आसान तरीका है कि आप समस्याओं में नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप डीप काम कर लेते हैं, डिटॉक्स कर लेते हैं, अपने नाड़ियों पर काम कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा उपाय है। क्योंकि आप सिर्फ एलर्जी से बच रहे हैं, जो एलर्जी करने वाला फैक्टर है उससे बच रहे हैं, तो ठीक है, रनिंग नोज से बच जाएंगे। लेकिन ये जो ब्लॉकेज है, ये कभी ना कभी किसी दूसरे रूप में तो प्रकट होगी ही। अगर शरीर में गंदगी है, आप अभी किसी तरह उसको हैंडल कर रहे हैं, सेट्रिजिन खा कर आप एलर्जी को रोक रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे तरह से तो वो गंदगी कहीं ना कहीं प्रकट हो गई। तो समझ में आ जाती है बात। तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप उसको प्राकृतिक ढंग से, ऊर्जा के ढंग से अगर ठीक कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप दूसरे स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचे रहेंगे। हम स्वास्थ्य समस्याओं को इग्नोर करते हैं तो बाद में वो बड़ी होकर दूसरे रूप में प्रकट होती है। इसीलिए जब हमारे पास ऐसा रोगी आता है जिसके पास कई सारी समस्याएं हो, 4-5 समस्याएं हैं, तो हम सबसे पुराने रोग का निदान करते हैं। क्योंकि उसका निदान जब नहीं किया गया, तभी वो कुछ सालों के बाद वो दूसरी बीमारी के रूप में प्रकट हुआ। तो शरीर तो एक ही है, नाड़ियों का जो कनेक्शन है, जो सभी नाड़ियों के तंतु हैं 72,000 नाड़ियों के, वो तो एक ही है। जब हम एक नाड़ियों पर काम, गंदगी थी, ब्लॉकेज था, प्रॉब्लम हो रही थी, हम उसको इग्नोर करते रहे, हम दवाई खा कर उसको दबाते रहे। ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो समस्याओं को दबाती हैं, ठीक नहीं करती। हम दबाते रहे तो बाद में तो वो विकराल रूप धारण करेगी ही। समय रहते अपनी समस्याओं को समाधान कर ले। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हेल्थ को हम इग्नोर करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम को, तो वो बाद में बड़ी प्रॉब्लम बनती है। अपना जीवन इस तरह से जिए कि आपके जीवन में कम से कम स्वास्थ्य समस्याएं हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो बहुत अच्छी बात है। जो बात आपको बताई जा रही है, खासकर ध्यान का अभ्यास, ध्यान का प्रयोग अगर नियमित रूप से करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आशा करते हैं अभिलाषा जी, आपको आपकी समस्याओं का जवाब मिल गया होगा, परेशानियों का इलाज भी मिल गया होगा, किस तरह से आप अपनी जो परेशानियां हैं इनको क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। संजय कुमार जी का सवाल है, उम्र इनकी 48 वर्ष है। समस्या है इनकी कि बाईं ओर कंधे में दर्द है और बाएं हाथ की 3 उंगलियों में भी दर्द है, इसके साथ ही साथ दोनों घुटनों में दर्द है। इसका क्या समाधान हो सकता है? यहाँ पे भी सवाल थोड़ा सा अस्पष्ट है जी। हमारी टीम ने पूछा कि आपको उंगलियों में दर्द है। पहले सवाल आया किसी उंगलियों में दर्द है। अब 3 उंगलियों में दर्द है तो हमारे हाथ में 5 उंगली है, कौन सी 3 उंगली में दर्द है? बिल्कुल। तो हमारे टीम मेंबर ने आपसे संपर्क करके सवाल ले लिया, तो जवाब आ गया। ठीक है, कोशिश करें कि पहले ही आप अपना सवाल डिटेल में पूछें, तो आपका सवाल डिले कभी नहीं होगा, तुरंत उसका जवाब मिल जाया करेगा। तो यहाँ पर कंधों का दर्द भी है, घुटनों का दर्द भी है, 2 अलग अलग प्रॉब्लम। ये जॉइंट की प्रॉब्लम है लेकिन एक ही कंधे में दर्द है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम जो है, तो यहाँ पर ज़्यादा संभावना होती है टॉक्सिन की, अपने शरीर को सफाई करने की। शरीर की सफाई करेंगे तो तकलीफ दूर होगी। शरीर को सफाई करने के लिए हमने फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे आसान उपाय है, और भी बहुत सारे उपाय होते हैं नेचुरोपैथी में, उसको भी बहुत जगह पे ट्राई किया जाता है। नेचुरोपैथी में इनिमा रिकमेंड किया जाता है। यहाँ पर हम एनर्जी मेडिसिन की चूंकि बात अधिक करते हैं, नाड़ियों पर काम करने की, तो घुटना का जो दर्द है, जो हमारे जो घुटने होते हैं, स्ट्रक्चरली हमारे घुटने हमारे कोहनी से जुड़े होते हैं। कोहनी, अगर घुटने का दर्द है तो हम अपनी कोहनी पर काम करते हैं, और हमारी कोहनी पर, एल्बो पर सबसे अच्छा पॉइंट है LU5, नी पेन के रिगार्डिंग। तो घुटने का दर्द है तो आपको अपने LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना है। जिस कंधे में दर्द है उस कंधे में नहीं। जो आपकी जो समस्या आई है ये 3 फिंगर वाली, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सूर्य प्राण की कमी वाला ये दर्द है। तो यहाँ पर हम इस हाथ में, जिस कंधे में या जिस हाथ में, जिस उंगलियों में दर्द हो रहा है, उस हाथ में आपको सूर्य प्राण बढ़ाना है। लेकिन जब हम LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे तो उससे पृथ्वी प्राण बढ़ेगा। तो उस हाथ में, जिस कंधे में दर्द है, उस हाथ में ना दबाएं। अपोजिट हैंड में आप LU5
लंग 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। लंग 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए आप अपने लाइफ में फ्लेक्सिबल बनने के लिए और आगे बढ़ने का अफर्मेशन करें कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूं। कंधों का दर्द, कंधे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं कि जिंदगी में आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कभी नहीं होता, हमारे पास उतना ही काम आता है जितना आप हैंडल कर सकते हैं। अपने आप को कमजोर ना समझें, आपके जीवन में अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा ना समझें। LU5 का मसाज करके घुटने दर्द को ठीक कर लें, और जो कंधे का दर्द है उसको ठीक करने के लिए आप TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो हमारी कलाई में छोटी अंगुली और रिंग फिंगर के बीच के स्पेस में आता है, इसका मसाज करेंगे। और LI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट इंडेक्स फिंगर के बेस में मसाज करेंगे। सुजोक में ये कंधों का कॉरेस्पॉन्डेंस भी है। LI3 को मसाज करेंगे, TW3 को मसाज करेंगे, और 3 अंगुली में दर्द है तो TW3 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। TW3 को मसाज करें, यहाँ पर हरे रंग का प्रयोग करें तो कंधों का दर्द जो है इससे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अब आज के आखिरी सवाल की ओर। अगला जो आखिरी जो सवाल है वो है चंद्रभान विश्वकर्मा जी का। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, तो इनका कहना है कि इनको जो प्रॉब्लम है एड्रियनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है इनको, और डॉक्टर कहते हैं कि इनको हाइपोथैलेमस है। तो और इसके साथ ही इन्होंने लास्ट एपिसोड में हमसे पूछा भी था, तो आपने इनको एंकल पर काम करने की बात की थी, एंकल के पास जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको प्रेस करने की बात की थी, लेकिन उससे अब दर्द नहीं मिल रहा। पहले वहां पर दर्द मिल रहा था, जैसे कि आपने बताया था कि अगर दर्द मिल रहा है तो प्रॉब्लम है और अगर नहीं है तो नहीं है। तो पहले दर्द मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, अब क्या करना है? चंद्रभान जी, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको अपनी समस्या लिखनी थी कि आपको समस्या क्या हो रही है। देखिए, मेडिकल टर्म का ही सिर्फ उपयोग ना करें कि एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है, आपको सिम्टम क्या होते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि कौन सी नाड़ी पर और क्या काम करना है। वैसे एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर होता है, तो किडनी की नाड़ी पर काम करना है, उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताया गया था K7। उस पर ही अभी भी काम करते रहे, दर्द नहीं मिल रहा है तो भी आपको मसाज करते रहना है। आप वहां पर मटर का दाना लगा सकते हैं। ध्यान से जब बाहर आ रहे हो तो सिर्फ वहां पर आप हाथ रखते हुए भाव कर सकते हैं कि मेरी किडनी, मेरा एड्रिनल ग्लैंड। देखिए, एड्रिनल ग्लैंड एक छोटा ग्लैंड है, किडनी ज्यादा बड़ी है, किडनी के ऊपर ही एड्रिनल ग्लैंड होता है। मेरी किडनी, मेरा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, तो आपकी ध्यान की ऊर्जा से वो हीलिंग आएगी। दर्द नहीं है तो भी आपको मसाज वहां पे करते रहना है, उसी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, पूरी जानकारी ना होने के बावजूद भी जो आप गाइडेंस दे रहे हैं जिससे कि लोगों की समस्या कुछ हद तक तो कम हो, तो दर्शकों आपसे एक और मेरी ये गुजारिश है कि जब भी आप कोई भी सवाल भेजें तो पूरी जानकारी आप उसमें भेजें। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ हमारे सवाल का फॉर्मेट क्या रहता है, जिससे कि आपको आपकी जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी अच्छे से मिल पाए। फॉर्मेट हमारे सवाल का रहता है, सबसे पहले आप अपना नाम मेंशन करें, फिर आप अपनी उम्र मेंशन करें, उसके बाद कहाँ से हैं आप ये मेंशन करें, और उसके बाद आपकी जो समस्याएं हैं, आपको जो प्रॉब्लम है वो मेंशन करें। लेकिन अब वहां पर आपको कैसे मेंशन करना है, जो आपकी सबसे पुरानी समस्या है उसको आप सबसे पहले मेंशन करें, और उसके बाद जो परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है वो 1 2 3 करके मेंशन करें, अगर आपको एक से ज्यादा समस्या है तो, जिससे कि हम अगले एपिसोड में जब आपसे मिलेंगे तो डॉक्टर साहब आपके सभी सवालों का जवाब अच्छे से दे पाएंगे और आपको आगे के लिए गाइडेंस मिल पाएगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, जिससे कि समाज कल्याण की ओर जो कदम पीएमसी उठा रहा है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, और इस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ इस एपिसोड में अब वक्त हो चला है आपसे आज्ञा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।